आजादी के बाद से ही भारत कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन भारत में सबसे बड़ी परेशानी ये थी जो भारत की आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, वो तो आजादी के बाद जो देशी मामले थे उन सब का तो कैसे भी करके अता पता लगा दे रही थी, लेकिन विदेशी मामलों में सभी ये एजेंसी हर बार फेल रही। तो इसी एजेंसी को गुप्त रखने के लिए भारत में एक अलग से बहुत बड़ी एजेंसी की स्थापना की गई, RNAW, जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके चीफ थे RN काव। आखिर RN काव ने ऐसा क्या किया इस एजेंसी में, RN काव का इसमें क्या रोल रहा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि RN काव को इसका चीफ बनाया गया और आज भी उनके कामों के लिए इनको याद किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि 1962 के भारत चीन युद्ध में इंटेलिजेंस ब्यूरो पता लगाने में सारी चीजें फेल साबित हुई। 1965 में भी ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी लड़ाई हुई उसका भी पता लगाने में फेल रही, लेकिन 1965 में तो खैर भारत ने कैसे भी करके पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, उसकी भाषा में जवाब दे दिया था। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने मुकाबला किया था, आर्मी को बोला था, आर्मी को सख्त ऑर्डर दिए थे। तो आइए जानते हैं आज अपन RN काव के बारे में कि कौन थे ये RN काव। इन्होंने ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को कितना आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या ऐसा काम किया रहते हुए जिसके लिए आज भी इनको काफी ज्यादा याद किया जाता है। पंडित रामेश्वर नाथ काव 10 मई 1918 को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में पैदा हुए थे। इनके जो दादाजी थे केदारनाथ काव, वो एक डिप्टी कलेक्टर थे, और इनके जो पिताजी थे द्वारकानाथ काव, वो भी डिप्टी कलेक्टर थे। अब जब RN काव 5 साल के हुए तब इनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो अब जब 5 साल के हुए तो इनके पापा की डेथ हो गई और इनका लालन पालन जो भी कुछ हुआ वो इनके चाचा पंडित त्रिलोकीनाथ काव ने देख रेख की। इनकी शुरुआती शिक्षा, इनकी स्कूली शिक्षा, ये शुरुआत में जब इनके पापा ऑफ हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बड़ौदा शिफ्ट हो गए। बड़ौदा शिफ्ट होने के बाद में उन्होंने वहाँ पे शुरुआती एजुकेशन ली और उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में फिर उनका वहाँ पे एडमिशन करा दिया गया। लगातार ऐसी उठापटक की वजह से भी उनका वजन बचपन में 54 किलो हो गया था। सोचिए, ऐसे इंसान थे वो। और वेट इतना ज्यादा होने की वजह से स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे उनको बुली भी करते थे, बहुत चिढ़ाते थे उनके सरनेम के नाम से। कभी उनको कोई काऊ कह के बुलाता था तो कभी कोई ब्राउन बोफेलो बोल के चिढ़ाता था। तो लगातार ऐसी बुली होते रहने और इन सब के बीच में फाइनेंशियल कंडीशन के बीच में ही उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली कैसे भी करके। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की तो फिर उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया। BA की डिग्री होने के बाद फिर उन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया। इंग्लिश लिटरेचर में MA करने के बाद उनकी माताजी चाहती थी कि अब वो कोई नौकरी कर ले, लेकिन उनका पढ़ाई करने का और मन था। तब उनका जब पढ़ाई करने का मन था लेकिन थोड़ी घर की आर्थिक तंगी भी थी, तो और घर में थोड़ी फाइनेंशियल इशू होने की वजह से उनको काम भी करना होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने फिर पुलिस बनने के लिए पुलिस अफसर के लिए एग्जाम दी। खैर उस समय तो देखिए आज का जैसे IAS IPS ये सब जो होता है ना, वो सब उस समय ब्रिटिश राज में होता था। मतलब IAS नहीं होता था उस समय, अलग अलग एग्जाम होते थे सिविल सर्विस के। तब उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस में जाने के लिए एग्जाम दी। अब जैसे ही उन्होंने उसके बाद एग्जाम दी तो फिर उसके बाद IPS जो आज का होता है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS की पोस्ट पे फिर उनको 1940 में नियुक्ति हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद जहाँ पे अब ये सब हुआ, फिर उसके बाद जैसी ये सारी चीजें हुई तो फिर उसके बाद में फिर उनको मिला, फिर पुलिस सुपरिटेंडेंट में मिल गया, AP पुलिस असिस्टेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे कानपुर में नियुक्त रही है। कानपुर में उसके बाद जब नियुक्त रहे तो फिर साल 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। और यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये कश्मीरी पंडित थे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि
ये कश्मीरी पंडित फैमिली से आते थे। जब 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने आज़ादी मिल गई देश को, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि देश में IB आ गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उसके बाद जब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था ना, वो काम तो कर रही थी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के इसमें काम कर रही थी, अंग्रेज़ों वाली नीतियों पे चल रही थी, अंग्रेज़ों के ढर्रे पे ही चलती थी वो। तो जैसे देशी मामले जो होते थे ना, उनका तो ये बराबर पता लगा लेती थी कि जो देश में अभी क्या हो रहा है, किसके साथ अभी क्या क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें है ना किया जाता था, इनको ये सब पता लगा लेती थी, लेकिन विदेशी मामलों में इसका कोई अता पता नहीं रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, ये उस समय जब आज़ाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू के भी सिक्योरिटी की देखरेख करते थे, उनकी सिक्योरिटी में हमेशा से रहे, हमेशा उनके साथ विदेश दौरों पे जाना, इनका काफ़ी इस चीज़ को लेके चलता रहता था, विदेशों में जाना, काफ़ी कुछ इनका रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब क्वीन एलिजाबेथ भी जब इंडिया आई थी, तो है ना उन्होंने क्या बोलते, इन्होंने जब उनकी भी काफ़ी जब देखरेख की जिम्मेदारी आई थी, तो ये जिम्मेदारी भी RN काओ को ही दी गई। RN काओ ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने जिम्मेदारी ली, अब जैसे क्या हुआ कि अब उस समय भी लोग एक्साइटमेंट में आ रहे थे, तो है ना इधर उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, तो कई तरफ फेंक रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन पता चला कि नहीं, लोगों ने ऐसी एक्साइटमेंट में किया है, तो उनके नज़रअंदाज को उनकी समझ को देखते हुए महारानी एलिजाबेथ ने मजाक में कहा था, गुड क्रिकेट, ऐसे बोला था। तब उसके बाद क्या हुआ कि उनका भी काफ़ी योगदान रहा काफ़ी चीज़ों में। और इनकी सबसे बड़ी बात थी ना, ये कभी ऐसे बात नहीं करते थे लोगों से कि है ना जिस चीज़ से लोगों को दुख पहुँचे, कोई ऐसी बात किसी को नहीं बोलते थे, किसी के सामने ऐसा कुछ नहीं बोले आज तक कि कभी किसी को बुरा लग जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, कभी ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं होने दी। इनके नेचर में सबसे अच्छी चीज़ थी ये। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब साल 1955 में क्या हुआ कि है ना, जवाहरलाल नेहरू उस समय किसी काम से किसी दौरे पे चीन की यात्रा पर जा रहे थे। अब जवाहरलाल नेहरू नहीं, सॉरी, चीन में कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था, जिसको कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बीजिंग में, जिसे इंडिया चाइना ने ऑर्गेनाइज किया था। एक्चुअली उस समय इंडिया चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे रहते थे उस समय, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, और दोनों देश अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में लगे थे। तो काफ़ी ऐसे भारत चीन संबंध अच्छे रहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि है ना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना और भी जो दूसरी कंट्री थी, उनके बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी बीजिंग में, जिसका चाइना ने पूरा अरेंजमेंट किया था। ताइवान, अब ये कहाँ रखी गई थी एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। तब ये उसके लिए क्या हुआ कि अब जैसे चीन से भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, चीन के प्रधानमंत्री और इस समय क्या हुआ था, नेहरू ने इसके लिए भारत में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इसमें जो वहाँ के ये थे, क्या बोलते, लॉ चीफ थे उस समय, जो वहाँ का जो एक प्लेन था S410, इसको भेजा गया था चीन से लोगों को लाने के लिए। तो इसमें जो चीन के प्रधानमंत्री थे ज़ू एनलाई, वो भी आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक से क्या हुआ कि ये प्लेन को उन्होंने अपना यात्रा का दौरा कैंसिल कर दिया, वो कोई दूसरे प्लेन में आ रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जब ये प्लेन से आ रहे थे, तो उसके बाद जब प्लेन से जब ये आ रहे थे, तो ये अचानक से प्लेन क्रैश हो गया। इसमें कई सारे यात्रियों की जानें चली गई, 11 क्रू मेंबर्स और कई सारे पैसेंजर्स मारे गए। और इसमें जो चीनी यात्री थे, जो भारत चीन के जितने भी राजदूत थे, वो सब भी मारे गए। और इसमें वो ज़ाओ एनलाई, जो चीन का प्रधानमंत्री था, उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसने पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया, तो वो बच गया ऐसे करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे वो जब ये मारे गए, तो उसके बाद है ना, चीन ने ताइवान पे शक किया कि है ना, ताइवान ने हो सकता है कि है ना, चीन के प्रधानमंत्री ज़ाओ एनलाई को है ना, ये किया है, क्या बोलते, सम्मानित करने के लिए वो किया है, माफ कीजिएगा, ज़ाओ एनलाई की हत्या करने के लिए ताइवान ने शायद इस प्लेन को क्रैश करवाया है, इस तरीके की बात बोली गई थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी बातें हुई,
तो इस जांच की भी जिम्मेदारी, जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आर्यन काव को सौंपी गई, रामेश्वर नाथ काव को। रामेश्वर नाथ काव ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली, पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई। इन्वेस्टिगेशन टीम जब बिठाई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई थी उसमें 6 महीने इसकी रिपोर्ट लगी। उन्होंने प्रॉपर 6 महीना लग के इसमें काम किया, जांच वाच शुरू की, तो पता चला कि इसमें ताइवान का हाथ है। ताइवान की सरकार ने ही वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री को मरवाने के लिए ना प्लेन में बम रख दिया था और वो ब्लास्ट हो गया प्लेन, उसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया था। जांच में तो यही साबित आया। तो इस जांच में जब ये साबित हुआ तो वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री ज़ौ एनलाई इस चीज से इतना खुश हुए कि उन्होंने अपनी पर्सनल सील ऑनर देके उनका सम्मान किया। आर्यन काव को उन्हें गिफ्ट दी और उनकी काफी रिस्पेक्ट की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सोचिए इनको चाइना ने भी ऑनर किया हुआ है आर्यन काव को, इनका इतना ज्यादा सम्मान होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि साल 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध छिड़ गया। भारत चीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा, अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत चीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा उसमें भारत को करारी हार मिली, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की काफी कंट्रोवर्सी हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोला गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो इस चीज का पता लगाने में फेल हो गई और इंटेलिजेंस ब्यूरो जब कुछ पता नहीं लगा पाई तो उसके बाद हुआ क्या, इसकी जिम्मेदारी अब इसके लिए कोई ऐसी संस्था चाहिए थी। खैर 1962 में तो अपन भी इतने डेवलप नहीं थे, तो उस वजह से बहुत कुछ हुआ था 1962 में कि है ना, नेहरू की भी बहुत सारी गलतियां रही। सबसे बड़ी बात वो डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन, वो एक तो वैसे ही अड़ियल स्वभाव के इंसान, वो वैसे कुछ नहीं कर रहे थे, उनको वो किसी की वैसे ही नहीं सुनते थे, उनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो चाइना ने सीज फायर कर दिया, 1 महीने बाद चाइना का युद्ध खत्म हुआ। अब इसी का फायदा उठाते हुए साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने बोला ऑपरेशन ग्रैंड सैम और ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसमें तो एकदम ऐसे ही था कि पूरा जम्मू कश्मीर को कैसे भी करके हम तो हड़प लेंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान तो कमजोर देश है, ये तो साबित हो गया था यहाँ पे। तो अब उसके बाद चाइना ने, अब एक्चुअली क्या हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बात का भी पता नहीं लगा पाई, इस चीज का भी पता नहीं लगा पाई इंटेलिजेंस ब्यूरो। और उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसी इंटेलिजेंस ब्यूरो जब इस बात का नहीं पता लगा पाई, इसमें भी फेल हो गई, तो इसके लिए भी इसकी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि ऐसे तो चलेगा नहीं देश में। अब उसके बाद क्या हुआ, साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ हुई थी ताशकंद में, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अब लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब देश में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री तो आर्यन काव इनके एडवाइजर भी बन गए, पर्सनल एडवाइजर, और इंदिरा गांधी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। सोचिए, इनके ऊपर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती थी कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब आर्यन काव ने, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो काव ने एक सुझाव दिया कि देश में एक बड़ी एजेंसी होनी चाहिए जो है ना देश को है ना काउंटर कर सके विदेशी मामलों में। कोई दुश्मन देश अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो उसके लिए है ना ऐसी वो होनी चाहिए, ऐसी कोई गुप्तचर संस्था होनी चाहिए, जासूसी होनी चाहिए देश में, ऐसे जासूस होने चाहिए कि जो सही से इन लोगों की गतिविधियों का पता लगा सके। तो ऐसे ही करके साल 1968 में रॉ की स्थापना बनी। रॉ से इसको फिर RNAW में बदल दिया गया। RNAW का पूरा फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब रॉ इसके साथ भी जुड़ी थी। तब जैसे ये जो RNAW बनी थी, RNAW का चीफ बनाया गया आर्यन काव को। सोचिए, आर्यन काव ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आर्यन काव इसमें काफी ज्यादा रोल प्ले करते थे। इन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया कि अब देश को कैसे सुधारना चाहिए, देश में क्या करना चाहिए, तो कैसे अगर कोई दुश्मन देश अगर हमला करे तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस तरीके की बात होने लगी। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब मार्च 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया
तो उसमें भी है ना ईस्ट पाकिस्तान को रॉ ने इस चीज का काफी अच्छे से पता लगाया। रॉ ने सारी जानकारी गुप्त रख दी थी भारत को गुप्त कर दी थी और सब चीजें बता रहे थे कि है ना देखिए पाकिस्तान वहाँ पे क्या कर रहा है, क्या गतिविधियां हो रही है, ईस्ट पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है, सारी जानकारी रॉ के पास आ गई थी। रॉ सारी चीजें पता लगा रही थी। RNAW का सबसे बड़ा रोल इसमें, RNAW ने जो इसमें योगदान दिया, फिर उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि अब उसका जैसे RNAW ने इसमें काफी योगदान दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो उसमें भी इन्होंने काफी रणनीति बनाई। फिर इन्होंने मुक्ति वाहिनी को हथियार देना चालू किए, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी कि देश में मुक्ति वाहिनी को कैसे ट्रेन किया जाए, क्या करना चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपर उनको कवरेज दी। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते 3 दिसंबर आते आते पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि RN काओ से पूछा भी गया था इससे पहले कि आपको बोले थे कि दिसंबर में अपन हमला करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान तो हमला किया नहीं। तो RN काओ ये भी जानते थे कि पाकिस्तान कब हमला कर सकता है, पाकिस्तान की आर्मी कितनी बड़ी है, पाकिस्तान को किसका सपोर्ट है, सब चीजें उनको मालूम थी, सारी चीजें वो बता देते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिसंबर को इधर पाकिस्तान, उन्होंने बोला अभी तो करेगा, अभी पाकिस्तान हमला करेगा ये कुछ दिनों में। और उन्होंने डेट एक्चुअली में किसी को बताई नहीं, क्योंकि अगर डेट पता होती तो पहले से युद्ध का पता चल सकता था। तो उन्होंने जानकारी सब गुप्त रखी एकदम। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी जो उन्होंने ये सारी जानकारी रखी थी, उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद 3 दिसंबर को इधर पाकिस्तान ने 11 एयरफील्ड्स पे हमला कर दिया। इंडियन आर्मी वैसे ही तैयार थी, तो 13 दिन के अंदर पाकिस्तान से लड़ाई हो गई भारत ने। तो 13 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की आर्मी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और 16 दिसंबर 1971 को भारत और मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तान की सेना टिक नहीं पाई और पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जैसे इधर आत्मसमर्पण किया, उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में जो उस समय बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे, होने वाले प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान। एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी से तो यहाँ तक कहा था कि उनसे बेहतर तो उनके देश को काओ जानते हैं। सोचिए, बांग्लादेश में भी देशों तक में इनकी तारीफें होती थी। चीन, अभी मैंने आपको बताया कि चीन के प्रधानमंत्री ने इनको पर्सनल सील ऑनर गिफ्ट किया था, इनका सम्मान किया था, अभी मैंने बताया था। फिर अभी बांग्लादेश में भी इनकी काफी वाहवाही हो रही थी, काफी इनको सराहाया गया था, इनके कारनामों की तारीफें की जा रही थी। अब जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद भी ये कई सीक्रेट मिशंस में काम करते रहे। इन्होंने हर जगह से वो रोल प्ले किया कि कैसे भी करके भारत को कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे सुलझाना चाहिए सारी चीजें। अब 1977 तक ये भारत रॉ के चीफ रहे, रॉ के हेड रहे। अब 1977 में क्या हुआ कि अब आपको पता ही है कि इलेक्शन हो गए, जिसमें कांग्रेस और इंदिरा गांधी की बुरी हार हो गई, जनता पार्टी जीत गई और प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। जब प्रधानमंत्री बने और जनता पार्टी क्यों जीती थी? इमरजेंसी की वजह से। मैंने इमरजेंसी पे भी वीडियो बनाया 25 जून को, तो आप उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही मोरारजी देसाई इधर प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई का उन पर से भरोसा उठ गया। मोरारजी देसाई और इनके बीच में शुरू से रिश्ते अच्छे रहे नहीं। मोरारजी देसाई तो है ना रॉ से बहुत चिढ़ होती थी, रॉ के नाम पे वो उनका ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। क्या है ये, रॉ का काम ही ऐसा ही है, ये है ना देश की जासूसी करेगी, कल दिन कुछ होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि है ना मोरारजी देसाई ने यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती क्या कर दी। अब रॉ के ऑफिशियल्स को सारी बातें पता थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एजेंट्स के बारे में, कि पाकिस्तान ने कहाँ से न्यूक्लियर बम बनाया है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए वो क्या रणनीति अपना, क्या टेक्नोलॉजी लगा रहा है, सारी चीजें पता चल गई। रॉ के ऑफिसर्स ने मोरारजी देसाई को जाके ये सारी बातें बताई।
देसाई ने यहाँ पर क्या बेवकूफ़ी की, यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जिया उल हक को फ़ोन किया, बोला कि ऐसी ऐसी जानकारी मिली है पाकिस्तान की तरफ से, रॉ के एजेंट्स ने ऐसा किया है। पाकिस्तान ने उधर से सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला और सबकी है ना जाने चली गई, और रॉ के पूरे 520 सैनिकों को इस वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑपरेशन काहूता जिसको नाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। सोचिए अगर रॉ के एजेंट्स की बात अगर मोरारजी ने मान ली होती तो आज है ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर बनाने की, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने, न्यूक्लियर पावर देश होता ही नहीं, न्यूक्लियर कंट्री होता ही नहीं। फिर अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर जब भी ऑपरेशन सिंदूर चला था तो उसमें भी है ना न्यूक्लियर हमला करने की धमकी दी थी पाकिस्तान ने, तो वो भी नहीं कर पाता क्योंकि पाकिस्तान के मंत्रियों का तो क्या है ना, वो तो कुछ भी बयान देते रहते बैठे बैठे हर जगह कि हमने जो अपने देश में न्यूक्लियर बॉम्ब रखे वो दिवाली के लिए नहीं रखे, ये वो इस तरीके की वो फालतू की बातें तो करते ही रहते। वो पाकिस्तानियों की तो बात ही अलग है, वो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन मोरारजी देसाई और उनके बीच में आर्यन काओ के बीच में भरोसा उठ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मोरारजी देसाई ने तो एक एसपी सिंह कमेटी बिठा दी थी और मोरारजी देसाई ने उन पर जांच बिठा दी थी कि जो इमरजेंसी के टाइम पे ज्यादतियां हुई है लोगों के साथ उसमें भी आर्यन काओ का हाथ है, रॉ का भी हाथ है। हालांकि उस रॉ ने तो इस बात को खंडन किया था, बाद में जब पता चला, जब रिपोर्ट आई थी तो कि नहीं इसमें काओ का तो कोई हाथ नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें की तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये सब कुछ किया तो फिर उसके बाद वहाँ पे जब ये उन्होंने भी मना कर दिया कि उनका रॉ का कोई हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है इमरजेंसी में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एसपी सिंह कमेटी भी बिठाई गई थी इस जांच के लिए। एसपी सिंह एक पुलिस ऑफिसर थे, डिप्टी पुलिस ऑफिसर थे, और वो है ना चौधरी चरण सिंह के जवाई थे, चौधरी चरण सिंह के दामाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सारी चीज़ें की, उन्होंने बोला जांच में पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोरारजी देसाई से तंग आके आर्यन काओ ने रिजाइन कर दिया था, RNAW के पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, काफी कुछ हो गया। अब उसके बाद जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई, तब जैसे ही 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो इंदिरा गांधी ने उनको वापस से अपना एडवाइजर बना लिया, पर्सनल एडवाइजर। वापस से इंदिरा गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। अब उसके बाद 1980 में क्या हुआ, पंजाब में मिलिटेंसी आ गई, पंजाब में मिलिटेंसी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काफी डर जताया था, कई एजेंसीज ने बोला था कि इंदिरा गांधी को मारा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी की आर्यन काओ ने इनकी काफी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी बात को ठुकरा दिया कि नहीं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर उन्होंने सिख बॉडीगार्ड को हटा दिया तो हो सकता है कि है ना उनको हो सकता है कि है ना फिर पूरी दुनिया में ये इमेज जाएगी कि है ना इंदिरा गांधी अभी भी कि भारत सेक्युलर देश, सेक्युलर कंट्री नहीं है, और ऐसे करके इंदिरा गांधी सिखों पे अभी भरोसा नहीं करती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आर्यन काओ इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने काफी कोशिश की इंदिरा गांधी की, क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स को हटा दिया गया था इंदिरा गांधी के, सिर्फ इंदिरा गांधी का एक बॉडीगार्ड था बेअंत सिंह, जो इंदिरा गांधी जिसको काफी पसंद करती थी, तो उसको नहीं हटाया गया था, और एक सतवंत सिंह को नहीं हटाया गया था। इन दो को इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा पसंद करती थी, और सोचिए इन लोगों ने इंदिरा गांधी की जान ले ली। जिन लोगों पे इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी उन्होंने ही इंदिरा गांधी की जान ले ली। अब जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, देश में, दिल्ली सहित पूरे देश में सिख दंगे हुए, दंगों की आग में देश जल रहा था। आर्यन काओ को इससे काफी दुख पहुंचा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने भी उनको काफी ज्यादा सम्मान दिया। राजीव गांधी की सुरक्षा में भी ये काफी तैनात रहे काफी समय तक। उस समय फिर उसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी चालू हो गई थी। कश्मीर में जब मिलिटेंसी चालू होने के बाद उसमें भी आर्यन काओ ने बोला, रामेश्वर नाथ काओ ने, कि जो भी है ना, जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है, इसके खिलाफ अपन को देश को एकजुट होना चाहिए। इस तरीके की बात बोली गई थी, लेकिन उस समय हुआ नहीं। 1989-1990 आते आते कश्मीर के हालात ऐसे बिगड़ गए कि 19 जनवरी 1990 की रात को सभी कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी घाटी छोड़नी पड़ी।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कई कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया हर जगह से। तो कश्मीरी पंडित इधर उधर भाग रहे थे, कोई दिल्ली, कोई कहीं पे, अलग अलग जगहों पे कैंप्स में, जम्मू में, दिल्ली में, और जो रेफ्यूजी कैंप्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो कश्मीरी पंडितों के हालात सुधारने भी काव ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनको सेफ पैकेजेस दिए, उसके बाद जो उनको रहने खाने पीने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, या जो कुछ भी उनके पास नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, स्कूल के लिए पैसा नहीं था, तो वो उनको मुहैया कराना। क्योंकि देखिए ये खुद कश्मीरी पंडित थे, पंडित फैमिली से आते थे, तो इन्होंने पंडितों के लिए भी अपना काफ़ी सारा योगदान दिया, और देश में ये काफ़ी अपने समय तक काम करते रहे, काफ़ी कुछ रहा इनका। और सबसे बड़ी बात थी कि ये कोई भी अपना जो कुछ भी काम करते थे, तो जो भी काम होता था, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ उसका ये क्रेडिट कभी नहीं लेते थे, कभी भी कोई क्रेडिट नहीं लेते थे। और उसके बाद जो कुछ भी होता था सब अपने ऊपर ही लेते थे कि जो कुछ भी हुआ देश में। अब उसके बाद यहाँ से एक और किस्सा भी जुड़ा हुआ है इनसे। 1996 में क्या हुआ, बहुत धूमधाम से बांग्लादेश की 25वीं सालगिरह मनाई गई। जब बांग्लादेश फाउंड हुआ था ना 1971 में, तो जो 1996 में उसको 25 साल हो गए थे। तो 25 साल के बाद इनकी बड़ी धूमधाम से मनाया गया था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे को। हाल ही में आपने देखा ही होगा कि अभी जब 2021 में भी जब कोरोना काल था, तब भी है ना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश दौरे पे। उन्होंने काफ़ी कुछ किया था बांग्लादेश के लिए। तो ऐसे करके बांग्लादेश का जब भी ऐसा कुछ होता है ना, भारत तो हर साल मनाता ही है, भारत का भी बड़ा योगदान है। तो 16 दिसंबर को भारत में भी विजय दिवस मनाया जाता है। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने ये सब कुछ किया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1996 में वो एक मीटिंग में थे। मीटिंग में जब वो एक जगह पे बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो एक जर्नलिस्ट ने आके बोला कि सर आपको तो उधर लोगों के बीच मंच पे होना चाहिए, आप ही की वजह से बांग्लादेश बना था, आप ऐसे अकेले बैठे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि है ना वो पहचान लिए गए थे। अब जब वो पहचान लिए गए, तो उनको सबको पता था कि ये तो आर्यन काव है, तो वो सबको पता चल गया था कि ये रामेश्वर नाथ काव है। तो कई लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने कहा, कई मिनिस्टर्स ने ऐसा बोला कि अगर ये नहीं होते तो होता क्या कि अब अगर ये नहीं होते तो फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश बन ही नहीं पाता। तो इन्होंने वहाँ पे कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है बांग्लादेश को बनाने के लिए या ऐसा कुछ भी। इन्होंने अपना किया, वो वहाँ पे इतना परेशान हो गए कि वो मीटिंग से ही उठ के चले गए। लंबे समय तक ये लोगों के लिए काम करते रहे, और 20 जनवरी 2002 को इनका दिल्ली में निधन हो गया। अब दिल्ली में जब इनका निधन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब इनका दिल्ली में निधन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रॉ ने फिर वहाँ पे साउथ के वेलिंगटन कॉलेज में आर्यन काव नाम से एक लेक्चर की शुरुआत की, जिसमें हर साल उनको याद किया जाता है। काफ़ी उनको सराहाया जाता है। भले ही देखिए इनको यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, इनको इंडिया का जेंटलमैन ऑफ स्पाई मास्टर बोला जाता है। आर्यन काव को जेंटलमैन ऑफ स्पाई मास्टर्स आर्यन काव को कहा जाता है। तो उसके बाद 20 जनवरी 2002 को इनकी डेथ हो गई। इनके याद में एक सुरक्षित मेमोरियल भी बनाया गया, नेहरू मेमोरियल में, आर्यन काव नाम से। और इन्होंने क्या किया था कि है ना, बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी जो इंदिरा गांधी से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत कुछ था। तो इसमें क्या हुआ था कि अब जैसे जो कुछ भी हुआ था, तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें प्रॉपर बताया गया था, रॉ की सारी चीज़ें बताई गई थी, रॉ की सारी खुफिया जानकारी कि 1971 में जब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो रॉ ने उसकी सारी जानकारी गुप्त तरीके से अपने पास रख ली थी। और काफ़ी कुछ हुआ था। और इन्होंने बोला था कि है ना, इन्होंने सीक्रेट जगह पे इसको 2002 में रखवा दिया था, ताकि है ना इसको कोई वो नहीं कर सके, क्या बोलते वो, इस मतलब कोई, और बोला था कि 2025 के बाद ही है ना इसको निकालना चाहिए। तो आज भी है ना ये सुरक्षित रखे गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ना नेहरू मेमोरियल में सही से रखे गए। और अब देखिए, अब जब जैसे निकाला, अब इनको निकाला जाएगा, अब इनमें से सारी चीज़ें पता चलेगी, तब आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, अगर कुछ अपडेट आएगा तो। इसी के साथ हम आपसे फिर आज के वीडियो में विदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें।